प्रिय छात्रों, राज्य स्तर की प्रशासनिक परीक्षा हो चाहे यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा हो, अनेकानेक प्रश्न विविध प्रश्नों के श्रृंखला में पूछे जाते रहे हैं। उनमें से सामान्य अध्ययन के जीएस पेपर के अंतर्गत आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के तर्ज पर कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे विश्व विरासत सूची में दुनिया भर के कितने स्थलों को चयनित किया गया है। और जहां तक भारत के संदर्भ की बात है, इससे जुड़ी हुई सामग्री भी परीक्षा उपयोगी हो सकती है। तो यहाँ आप जानना जरूरी है कि भारत में ऐसे कितने चयनित स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया है। तो उसकी चर्चा आज के इस व्याख्यान में होगी और मेरी कोशिश होगी यह बताने की कि यूनेस्को ने, जिसमें जो 1972 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत जो एक सम्मेलन आयोजित हुआ था फ्रांस में, उसके तहत कुछ मानक तय किए गए थे और उद्देश्य ये था विश्व के चयनित देशों में इन स्थलों को चुनने का कि वो ऐसे स्थल चुने जाएं जो भविष्य में नई पीढ़ियों के लिए एक तरह से उनके संरक्षण या उनके लिए एक सूचनाओं का एक स्रोत बन जाए। तो उसे दृष्टिगत रखते हुए दुनिया के ऐसे अनूठे या फिर ऐसे स्थल विशेषों की चयन किया गया जिसमें जो आज की तारीख में यूनेस्को की विरासत सूची के अंतर्गत आते हैं। तो भारत भी उनमें एक राष्ट्र है, बल्कि कहा जाए तो इटली, स्पेन, जर्मनी और कहा जाए इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना और फ्रांस के बाद भारत का स्थान छठा स्थान आता है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि दुनिया भर के 1157 स्थलों को यूनेस्को ने इस तरह से इस सूची में दर्ज कराया है, जो भविष्य के लिए संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं या मान्यता प्राप्त किए गए हैं। उसके तहत देखा जाए तो दुनिया में 167 देशों में इस तरह के स्थलों का चयन किया गया है, जो विशिष्ट किस्म के 3 वर्गीकरण में बांटे गए हैं: सांस्कृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर और मिश्रित आधार पर। जहां तक सांस्कृतिक आधार पर दुनिया भर के चयनित स्थलों की बात की जाए तो उनकी संख्या लगभग 900 है। इसी तरह यदि प्राकृतिक संदर्भों की बात किया जाए तो उनकी संख्या भी कमोबेश 248 के आसपास है। और इतना ही नहीं, मिश्रित स्थलों की बात की जाए तो उनकी संख्या 39 है। ये वैश्विक स्तर पर मैंने आपको जानकारी दिया। यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में इनकी संख्या कुल 40 है, जिसमें 32 स्थलों को सांस्कृतिक स्थल की सूची में दर्ज कराया गया है और 7 स्थलों को प्राकृतिक स्थलों के रूप में चयनित किया गया है, जिन्हें यूनेस्को ने दर्ज कराया है अर्थात वैश्विक धरोहर की सूची में। और एक स्थल को मिश्रित की संज्ञा दी गई है अर्थात मिश्रित स्थलों की सूची में दर्ज किया गया है। तो आज के इस व्याख्यान में हमारी कोशिश होगी कि हमारे देश के इन स्थान विशेष को की चर्चा आपके साझा की जाए, ताकि बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में कभी पूछा जाए तो इन स्थान विशेष को आप अपने संज्ञान में रखें और परीक्षा उपयोगी जानकारियों के रूप में संजोएं। तो चलिए इसकी यात्रा सबसे पहले शुरू करता हूं मैं वर्ष 1983 में स्थापित उस स्थान विशेष की, जिसे मैं आगरा का किला का नाम दूंगा। तो 1983 ईस्वी में विश्व विरासत की सूची में दर्ज आगरा का किला को स्थान मिला है। ये वो स्थल है जो मुगलों के प्राय सभी शासकों का एक तरह से कहा जाए उनका कर्म स्थल रहा था, अर्थात मुगल शासक के कमोबेश सारे शासकों का शासन व्यवस्था का केंद्रित स्थल आगरा का किला ही था। तो उसकी इस महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए यूनेस्को ने उसे विश्व विरासत की सूची में दर्ज किया है। उसी वर्ष में अर्थात 1983 ईस्वी में ही एक दूसरे नामकरण को फिर मैं स्थापित करूंगा, जिसे यूनेस्को ने स्थापित किया है, वो है ताजमहल। अर्थात आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण किनारे में स्थित मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ताजमहल। और इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्की, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का एक सम्मिलित स्वरूप माना जाता है और इसे भी वर्ष 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए इस कड़ी में हमारी कोशिश होगी कि भारत के पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण ऐसे स्थान विशेष पर उन स्थानों का चयन का परिचय कराया जाए, सांकेतिक परिचय ही कराया जाए, जो परीक्षा उपयोग में आपको परीक्षा में काम आएगा। तो जितने भी गंभीर पाठक हैं या परीक्षा उपयोगी जो सामग्रियों को संजोते हैं, उनके लिए ये आज का व्याख्यान बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चलिए तीसरा नाम आता है अजंता की गुफाओं की बात। इन गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था।
और बौद्ध धर्म के शिल्पकला का ये उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है अजंता की गुफाएं, जहां घने जंगलों के बीच में स्थित यह गुफा घोड़े के नाल के समान प्रतीत होता है। तो चलिए, अजंता की गुफाओं की चर्चा हो गई, अब थोड़ी सी चर्चा एलोरा की गुफाओं की भी की जाए। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल के रूप में, जिसका निर्माण कहा जा सकता है तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था, और भारतीय शिल्पकला का ये अद्वितीय जीवंत उदाहरण की तरह जीवंत प्रदर्शन है ये, अर्थात अजंता एलोरा की गुफाओं की बात कर रहा हूं, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यह कहा जाए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम समर्पित है। तो अभी तक आपने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एलोरा की गुफाओं का परिचय लिया, जिसे विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है। कोशिश करूंगा मैं कि कुछ प्रमुख स्थलों की चर्चा आपसे साझा की जाए। चलिए, उस कड़ी में हम लोग पूरब की ओर चलते हैं, अर्थात उड़ीसा के कोणार्क की ओर चलते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है, और यह मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। 1984 ईस्वी में इस स्थान विशेष को विश्व विरासत की सूची में दर्ज किया गया था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। चलिए, अब थोड़ी सी चर्चा वहां से दक्षिण भारत की ओर चलते हैं और महाबलीपुरम में स्थित स्मारक समूहों की चर्चा करते हैं। तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी में पल्लव शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इस मंदिर की विशिष्टता ये थी कि यह मंदिर अपने आप में कहा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है यह मंदिर, और इस मंदिर की विशेषता है कि यह शहर कहा जा सकता है कि सप्त पैगोडा के रूप में जाना जाता है। तो महाबलीपुरम की चर्चा हो रही है, जिससे विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है। उसी कड़ी में आप चलते हैं वहां से पूर्वोत्तर राज्य की तरफ, अर्थात एक प्राकृतिक स्थल के चयन का नामकरण लेते हुए मैं आपको काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान का सैर कराता हूं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो 1904 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशक काल में इसे कहा जा सकता है कि इस उद्यान को पहले उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, और ये यहाँ पर विशेषकर देखा जाए तो एक सींग वाला जो गैंडा होता है, जिसको राइनो कहते हैं, इसका ये आश्रय स्थल है। तो इस स्थान विशेष को ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लगभग 430 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इसे भी विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है। उसी कड़ी में मानस राष्ट्रीय उद्यान की भी चर्चा हो जानी चाहिए। ये भी यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है। तो कब इसे दर्ज कराने की 2 अवधि बताई जाती है, 1985 के आसपास। लेकिन 1985 ईस्वी में मानस राष्ट्रीय उद्यान में वहां पर कुछ उग्रवादियों की हलचल होने के कारण इसे पुनः इसका नामकरण वहां से हटा करके फिर 2004 ईस्वी में किया गया था। तो क्या 1985 ईस्वी में पहली बार मानस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया था या उसे सूची में दर्ज कराया गया था। तो ये इसकी खासियत ये है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाए कि जैव विविधता का यह हॉटस्पॉट माना जाता है, अर्थात यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणियों का एक अद्भुत संग्रह है। विशेषकर स्वाम्प डियर की बात करूं या पिग्मी हॉक की बात करूं, इस तरह के विलक्षण किस्म के पशु यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अभी तक आपने कुछ स्थान विशेष की चर्चा की, जिससे का आपने नाम सुना, जिसको विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है। चलिए, उस कड़ी में हमारी चर्चा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की भी हो जानी चाहिए। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है, और यहाँ कहा जा सकता है कि 1995 ईस्वी में इस स्थान विशेष को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में दर्ज किया गया था, और इस स्थान में कहा जा सकता है कि लगभग 375 किस्म के पक्षियों का ये आश्रय स्थल है, जिसमें साइबेरियन पक्षी भी यहाँ शामिल है। तो अभी तक आपने प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के द्वारा स्थापित सूची के अंतर्गत आपने अभी तक अपनी सूचनाओं से जोड़ा है। चलिए, इस कड़ी में मैं आप दक्षिण भारत में एक सांस्कृतिक स्थल का परिचय कराता हूं, जिसे हम्पी का स्मारक समूह कहते हैं। तो विजयनगर की पुरानी, या कहा जा सकता है कि आखिरी राजधानी के रूप में कर्नाटक राज्य में हम्पी का मंदिर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में अद्भुत किस्म की जो नक्काशियां की गई हैं, खासकर
पुष्प वल्लरियों के रूप में, या कहा जाए विशाल खंभों के रूप में, या स्पष्ट नक्काशी जो देखने को मिलती है, ये इस एक तरह की इसकी विशिष्टता को दर्शाती है। और इस मंदिर समूह में रामायण एवं महाभारत का भी व्याख्यान देखने को मिलता है। इसलिए इस विलक्षण अद्भुत इसके वास्तुकला को दृष्टि में रखते हुए इसे विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है। चलिए उसी कड़ी में फतेहपुर सीकरी का जिक्र भी होना चाहिए। अर्थात आगरा, पुनः आगरा की बात करूंगा, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जहां पर है। अर्थात मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया ये फतेहपुर सीकरी शहर इस 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इस फतेहपुर सीकरी का जो मस्जिद है वो हिंदू और पारसी वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न स्थलों पर ऐसे स्थानों को मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं जिसे यूनेस्को ने एक तरह से संरक्षित सूची में, यह कहा जाए विश्व विरासत की सूची में दर्ज कर रखा है। उसी कड़ी में गोवा के गिरजाघर की भी जिक्र होनी चाहिए। तो इन स्थानों को आप सांस्कृतिक स्थलों के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। तो गोवा का ये जो चर्च है जो पुर्तगाली गोथिक शैली में निर्मित है, यह इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था और इसे भी यह एक तरह से इस सूची में दर्ज कराया गया है। अगले नामकरण के रूप में मध्य प्रदेश चलना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में सांची का जो बौद्ध स्तूप है, जो वर्ष 1989 ईस्वी में इसे विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया था। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अर्थात भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये स्थित अर्थात ये स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। तो अपनी विशिष्ट किस्म की रचना के कारण इसे दुनिया के ऐसे विरासत सूची में दर्ज किया गया है यूनेस्को के द्वारा। चलिए एलिफेंटा की गुफाओं की बात कर लेते हैं, अर्थात महाराष्ट्र चलने की कोशिश करते हैं। तो महाराष्ट्र में गेटवे इंडिया के समीप अर्थात मुंबई शहर के करीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 7वीं शताब्दी में कराया गया था और ये गुफाएं भी अपनी विशिष्ट बनावट के कारण यूनेस्को के द्वारा दर्ज कराई गई हैं विश्व विरासत की सूची में। चलिए यहाँ पर इसकी और खासियत यह है कि यहाँ पर 7 गुफाएं हैं। उन 7 गुफाओं में 5 गुफाओं में हिंदुओं की मान्यता के प्रदर्शन मान्यता दिखाई देती है और दो ऐसी गुफाएं हैं जिसमें बौद्ध धर्म की मान्यताएं परिलक्षित होती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को मैं आपसे साझा कर रहा हूं। चलिए उस कड़ी में वापस एक राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा की जाए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो वर्ष 1984 ईस्वी में इस उद्यान विशेष को विश्व विरासत सूची में दर्ज किया गया, जो पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि 400 से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर का इस आश्रय स्थल माना जाता है। तो अपनी विशिष्ट किस्म की प्राकृतिक संरचना के कारण सुंदरवन को भी कहा जाए तो विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है। इस तरह सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की चर्चा को मैं मिलाकर करते हुए आप तक सूचना पहुंचा रहा हूं। पुनः मैं एक सांस्कृतिक स्थल की ओर आपको इशारा कर रहा हूं और मध्य प्रदेश में खजुराहो की ओर, खजुराहो का नाम इसमें अगला नाम आता है। तो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का जो मंदिर है, इसे भी कई तरह के अद्भुत किस्म के मंदिरों का वास्तुकला का एक नमूना है ये, जहाँ कंदरिया महादेव का मंदिर है, आपको पता ही है। तो चंदेल वंश के द्वारा इस मंदिर विशेष का निर्माण कराया गया था और इसे भी 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में कहा जा सकता है, या 10वीं शताब्दी कही जाए, 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो अभी तक मैंने कुछ जानकारियों को अब तक साझा किया। चलिए इस संदर्भ में पट्टकदल की कुछ स्मारक समूहों की भी चर्चा करनी चाहिए। अर्थात कर्नाटक राज्य में 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बेसर शैली में निर्मित चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाया गया मंदिर, जहाँ 10 कई मंदिर निर्मित हैं। उन 10 मंदिरों में एक मंदिर विशिष्ट रूप से जाना जाता है जिसे विरूपाक्ष का मंदिर कहते हैं, जिसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में रखा गया था। उसी कड़ी में मंदिरों की बात हो रही है तो महान चोल मंदिर अर्थात चोल मंदिर की भी चर्चा होनी चाहिए। तो 11वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में चोलों के द्वारा निर्मित मंदिर में विशेष रूप से बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर अपनी वास्तुकला के विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं और वैश्विक पहचान के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर इसे 1987 ईस्वी में और 2004 ईस्वी में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया था।
तो मैं अभी लगातार कई स्थानों की चर्चा कर रहा हूँ, परीक्षा उपयोगी जानकारियां उम्मीद करता हूँ कि आपको परीक्षा में काम आएगी। एक तरह संकलित करने की मैंने कोशिश की है सारी सूचनाओं को, ताकि आपको आसान हो जाए सूचनाओं के संकलन में। चलिए अगली चर्चा नंदा देवी और फूलों की घाटी के संदर्भ में की जाए। तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी खासकर उत्तराखंड राज्य, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र का पूर्वाखंड, उत्तराखंड राज्य जो है, उस क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है, वहां पर विकसित एक विशिष्ट किस्म के फ्लोरा और फाउना से सुशोभित ये स्थल है, जहां पर एक क्या कहा जा सकता है, इसे संयुक्त रूप से एक बायोस्फीयर की संज्ञा दी जाती है, जहां विशिष्ट किस्म के पक्षियों और विशिष्ट किस्म के फूलों का एक विशिष्ट किस्म का वैरायटी देखने को मिलता है। तो अपनी विशिष्टता के कारण ये नंदा देवी और फूलों की घाटी को भी कहा जा सकता है कि ये उन स्थलों में दर्ज कराया गया है। इसी कड़ी में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में। तो हुमायूं के मकबरा जो कि नई दिल्ली के पुराने कहा जा सकता है पुराने किले के निकट मथुरा मार्ग के पास हुमायूं का मकबरा जो है, उसे हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने बनाया था। ये एक तरह से अद्भुत वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है, और भारत में कहा जा सकता है ये भारत में बनाए जाने वाला ये पहला मकबरा है। इसका निर्माण एक तरह से चारबाग शैली में किया गया है। तो इसका निर्माण जो है 1570-72 के आसपास इस मकबरे का निर्माण हुआ था, और इसे विश्व विरासत की सूची में 1993 ईस्वी में स्थान मिला। इसी तरह से बात कर ली जाए कुतुब मीनार की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित ये मीनार, जिसे आप कह सकते हैं कि देश की सबसे ऊंची मीनार के रूप में संज्ञा दी जाती है इसे, जिसे इल्तुतमिश के शासन काल में इसका निर्माण पूरा हुआ था। तो अपने निर्माण कार्य और अपनी उपस्थिति के क्रम में ये कई बार जीर्णोद्धार के क्रम से गुजरा है, जिसमें कहा जा सकता है कि 1211 से लेकर के 1236 तक के कालखंड में इल्तुतमिश के समय इसका एक बार पूर्ण जीर्णोद्धार किया गया। दूसरी बार 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी के कालखंड में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कार्य का मरम्मति का कार्य हुआ। उसी तरह से 1326 ईस्वी से लेकर के 1368 ईस्वी के समय में फिरोज शाह के शासनकाल में भी इसकी मरम्मति हुई। तो आज ये स्मारक एक तरह से वैश्विक पहचान के साथ आज दिल्ली में उपस्थित है। इसी तरह से देखी जाए तो अन्य स्थलों की चर्चा की जाए तो जंतर मंतर की भी चर्चा की जाए, तो जंतर मंतर जो है वो अजमेर या कहा जाए जयपुर का जंतर मंतर, तो ये खगोलीय वेधशाला के रूप में ये जंतर मंतर जो है अपनी इसका निर्माण कहा जा सकता है 17वीं से 18वीं शताब्दी में के बीच में कराया गया था। वो जयपुर के ही राजा थे जयसिंह द्वितीय, उनके शासन काल में ये इस अद्भुत किस्म की वेधशाला का निर्माण कराया गया था। तो इसे भी विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है। एक और इस तरह के कई स्थान हैं, इसकी चर्चा मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। जैसे भारतीय पर्वतीय रेलवे, तो भारतीय पर्वतीय रेलवे को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक आप कह सकते हैं कि आप दार्जिलिंग रेलवे, जिसको कह सकते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, या कहा जा सकता है कालका शिमला रेलवे, और तीसरा नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। तो इन तीनों को देखने के संदर्भ में देखा जाए कि इनकी क्या विशिष्टता रही है। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा दार्जिलिंग रेलवे के संदर्भ में करूं, तो इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1881 ईस्वी में की गई थी, और जो कि पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से लेकर के कहा जा सकता है दार्जिलिंग तक संचालित होती है, और इसे ही टॉय ट्रेन के रूप में जाना जाता है। तो आज ये एक विशिष्ट किस्म की अपनी उपलब्धियों के कारण विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है। चलिए उसी कड़ी में कुछ और स्थान विशेष की चर्चा सांकेतिक रूप से कर ली जाए। जैसे आप कह सकते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसी तरह से बोधगया का मंदिर है, भारत का जो पश्चिमी घाट है, या लाल किला है, या राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग हैं, इसी तरह से रानी का बाग जो गुजरात में है, जिसका विवरण जो है भारतीय करेंसी नोट 100 रुपये के नोट में दिखाई देता है। उसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय है, उसी तरह से अहमदाबाद शहर है ना। ऐसे कई नाम हैं उन 40 नामों की सूची में जो इस तरह के विश्व विरासत की सूची में दर्ज है। यहाँ एक और जोड़ देने की जरूरत है, अर्थात वो जिसको मैं कह रहा हूँ मिश्रित स्थलों की सूची में, तो कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसे भी मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। तो अभी तक मैंने उन 40 स्थानों को क्रमिक रूप से
या सांकेतिक रूप से आपके समक्ष रखने की कोशिश की, जिसे विश्व विरासत की सूची में दर्ज कराया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सांकेतिक व्याख्या आपको परीक्षा उपयोगी लगी होगी, और यदि आज की व्याख्या से आप संतुष्ट हो तो मुझे खुशी होगी कि आप मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुने होंगे। मैं जल्दी किसी नए विषय पर आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। आप आज मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से आपने सुना, परीक्षा उपयोगी जानकारियों को संजोया, और इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद।